हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट और रिवीजन सेशन है जिसमें हम अगस्त के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे और उनकी व्याख्या भी रखेंगे। लेकिन जब तक मैं आपको आंसर ना दूं उसके पहले आपको ये गेस कर लेना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो कुल मिला के एक प्रश्न 2 अंकों का है और कम से कम 15 प्रश्नों का उत्तर आपको आना चाहिए, यानी कि कट ऑफ आपका 30 यहाँ पर रखा गया है। तो 15 प्रश्नों से अधिक अगर आप उत्तर दे पाते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आइए शुरू करते हैं पहला टेस्ट, और ये होगा राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, ऑप्शन डी यानी कि साइरस पूनावाला। तो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक व्यवसायी साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अब जो ये राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, इसके बारे में बात करें तो यह पुरस्कार जो है यह प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड की वजह से ये जो पुरस्कार है यह 13 अगस्त को निर्धारित किया गया था। और इसके अंतर्गत कुल मिला के 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी। 29 और 30 जुलाई को पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। सही आंसर इसका होगा इटली। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो रोम में पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता इटली ने की। और भारत की तरफ से संस्कृति राज्य मंत्री कौन है, मीनाक्षी लेखी, उन्होंने 30 जुलाई को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में पार्टिसिपेट किया था। इटली ने पिछले साल दिसंबर में G20 2021 की घूर्णन की जो अध्यक्षता है उसको जो है प्राप्त किया था, यानी कि यह एक चक्री क्रम में चलने वाली अध्यक्षता है जिसको कब मिला था इटली को, पिछले साल दिसंबर 2020 में। और ये बताओ कि जो G20 की बैठक होने वाली है वो कब होगी। तो यह होगी 30 और 31 अक्टूबर को, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इटली करेगा, याद रखना। अच्छा, ये बताओ कि 30 और 31 जुलाई 2021 को भारत ने किस देश की नौसेना के साथ गश्ती कारपेट के 36वें संस्करण का आयोजन किया। तो इंडिया और, जी हाँ, इंडिया और इसमें ऑप्शन ए सही है, इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में CORPAT कारपेट का ये 36वां संस्करण था। भारत और इंडोनेशिया समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ष 2002 से ही प्रतिवर्ष 2 बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर समन्वित गश्ती कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह यह कब लॉन्च किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2023। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 2023। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निसार। ठीक है, निसार का पूरा मतलब नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह, ये इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको कहेंगे आप निसार। तो निसार जो है ये भारत के इसरो और अमेरिका के नासा के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसका उपयोग ध्रुवीय क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड को जीता है। विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड को जीत लिया है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि आनंद राधाकृष्णन ने। तो एक बात और याद रखना कि कॉमिक्स की दुनिया में ये जो विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड है इसे ऑस्कर के बराबर भी माना जाता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार। अच्छा, प्रश्न ये भी आ सकता है एग्जाम में कि आनंद राधाकृष्णन जो हैं ये अपने पुरस्कार को, यानी कि विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड को किसके साथ साझा करेंगे। ये हैं यूके के एक कलरिस्ट जिनका नाम क्या है, जॉन पियर्सन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला शहर बन गया। तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी यानी कि भुवनेश्वर। ठीक है, तो ओडिशा का भुवनेश्वर शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन चुका है।
1 अगस्त को किन दो देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग शुरू किया गया? हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग शुरू किया गया है किसके बीच? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच। तो भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के दमदीम स्टेशन से पहली मालगाड़ी को बांग्लादेश के लिए रवाना किया था। भारत और बांग्लादेश दोनों का लक्ष्य क्या है? वर्ष 1965 से पहले कि सभी रेल संपर्कों को फिर से शुरू करना। आपको पता होगा कि 1947 में विभाजन के बाद भारत और बांग्लादेश यानी कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान 1965 तक, उसके बाद जन्म हुआ था बांग्लादेश का। तो कुल 7 रेल लिंक जो थे वो विद्यमान थे। और वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने परिचालन हो रहे हैं, मतलब कितने परिचालन रेल लिंक हैं? अगर प्रश्न आ गया कि वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने परिचालन रेल लिंक हैं, तो इनकी संख्या कितनी? 4 है। भारत के 8 कोर इंडस्ट्री के सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का सबसे अधिक भारांश यानी कि वेटेज है? तो फ्रेंड्स, ये जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्रमशः बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आता है आपका रिफाइनरी उद्योग, उसके बाद आता है बिजली उद्योग, फिर आता है स्टील उद्योग, देन आफ्टर कोयला उद्योग, फिर आता है कच्चा तेल उद्योग, फिर आता है नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस उद्योग, फिर आता है सीमेंट उद्योग और लास्ट में आता है फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक उद्योग। तो ये जो 8 हैं ये भारत के 8 कोर इंडस्ट्री में शामिल हैं। और प्रश्न क्या है कि भारत के 8 कोर इंडस्ट्री के सूचकांक में कौन से क्षेत्र का सबसे अधिक भारांश है? तो सबसे अधिक भारांश इसका है रिफाइनरी उद्योग का। विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जून 2021 में बेस इफेक्ट के कारण भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन में 8.9% की वृद्धि हुई, लेकिन इसकी गति कोविड-19 की महामारी के साथ साथ दूसरी लहर से पहले दर्ज किए गए उत्पादन स्तर से नीचे रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सबसे अधिक वेटेज मिलता है रिफाइनरी उद्योग को। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य ने तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग कराने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग के वन्यजीव संगठन ने राज्य में तेंदुओं का डीएनए प्रोफाइलिंग कराने का निर्णय लिया है। तेंदुओं का डीएनए प्रोफाइलिंग ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसको आप OUAT भी कहते हैं, इसका एक सेंटर है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ हेल्थ, इसको कहते हैं CWH के सहयोग से इसे किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि किसी सजीव प्राणी की फोरेंसिक पहचान करने के काम आती है डीएनए प्रोफाइलिंग। तो डीएनए प्रोफाइलिंग यहाँ पर होगी तेंदुओं की, कहाँ पर होगी? ओडिशा में होगी। ई-रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? ई-रूपी प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं 2 अगस्त को PM मोदी ने इसे लॉन्च किया था। तो आपको ये बताना है कि ये जो ई-रूपी प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किसने किया है? तो उत्तर हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। NPCI के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है यह सुनिश्चित करेगा कि इसका लाभ इच्छित और लीक प्रूफ तरीके से अपने इच्छित लाभार्थियों तक ही पहुँचे। सही ऑप्शन, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत चीन सेना ने किस राज्य में 6ठी हॉटलाइन की स्थापना की है? तो प्रश्न क्या है? 6ठी हॉटलाइन की स्थापना कहाँ पर की गई है? भारत और चीनी सेना के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि सिक्किम में। तो सिक्किम में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है जिसको आप LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की झड़प से बचने और विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाने के लिए दोनों देशों के बीच यह एक अहम पहल की गई है। उत्तरी सिक्किम के कोंगराला, एक वहाँ पर स्थान है कोंगराला, ला मतलब पास, दर्रा। तो कोंगराला में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खम्बा दजोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हॉटलाइन की स्थापना की गई है। और ये भी याद रहे कि दोनों देशों के बीच ये 6ठी हॉटलाइन है। और इसके साथ ही पूर्वी लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में दोनों सेनाओं के बीच 2-2 हॉटलाइन स्थापित की गई है। तो यहाँ पर याद रखना कि ईस्ट लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 2-2 हॉटलाइन जो है वो स्थापित हो चुकी है। तो कुल मिला के 6वीं जो हॉटलाइन स्थापित की गई है ये सिक्किम में स्थापित की गई।
दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अगस्त के पहले सप्ताह में, यानी कि 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में। और इसकी थीम क्या रही? थीम रही इसकी प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि स्तनपान की रक्षा करें, यह एक साझा जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिमी घाट में किसकी एक नई प्रजाति मिनरवेरिया पेंटाली खोजी गई है? मिनरवेरिया पेंटाली नामक जो नई प्रजाति खोजी गई है, क्या वो गिलहरी की है? नहीं। तोते की है? नहीं। यह मेंढक की एक प्रजाति है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो हाल ही में पश्चिमी घाट में मेंढक की एक नई प्रजाति खोज की गई है और इसका नाम DU के पूर्व कुलपति यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति और पादप आनुवंशिकीविद दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है, पेंटाली। ठीक है। और अगर बात करें पश्चिमी घाट के बारे में, वेस्टर्न घाट के बारे में, तो पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों तक विस्तृत है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर आपको पश्चिमी घाट मिल जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम भी पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट भारतीय जैव विविधता के सबसे समृद्ध हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। और पश्चिमी घाट को अक्सर भारत का ग्रेट स्कार्पमेंट भी कहा जाता है। भारत का ग्रेट स्कार्पमेंट ये है कौन सा? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। तो एक प्रश्न का उत्तर आप जरूर याद रखना। अगर प्रश्न आया कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों में विस्तृत है, तो आंसर हो जाएगा 6 राज्यों में। आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 2021 को जारी भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। संजीव सिंह ने इसे गाया है। 3 जुलाई को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसको जो है रिलीज किया था, इसको लॉन्च किया था। कर दे कमाल तू गीत को दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी संजू सिंह ने गाया और लिखा है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि संजू सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये लखनऊ के खिलाड़ी हैं, ये एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं। 2 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधान परिषद के 100वें वर्ष के स्मरणोत्सव को संबोधित किया? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। तो 2 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु विधानसभा के 100वें वर्ष के स्मरणोत्सव को संबोधित किया, जिसमें वो पहले चेन्नई में मद्रास परिषद यानी कि MLC के रूप में जाना जाता था। और मद्रास विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनर्प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसेट क्वांटम को लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसको ESA के नाम से भी जानते हैं। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनर्प्रोग्राम यानी कि रीप्रोग्राम एबल करने योग्य यूटेलसेट क्वांटम को लॉन्च किया था। उपग्रह को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी परियोजना के तहत उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसेट, एयरबस और सर्रे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया गया है। और यह प्रोग्राम उपग्रह को कक्षा में लॉन्च होने के बाद भी इसको पुनः उपयोग करने की सुविधा उपयोगकर्ता को देता है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है यूटेलसेट क्वांटम और यह दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनर्प्रोग्राम करने के योग्य एक सैटेलाइट है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, अवतार सिंह भसीन। ठीक है, तो अवतार सिंह भसीन ने लिखी है किताब नेहरू तिब्बत और चीन। तो यह पुस्तक भारत चीन संबंधों के साथ साथ तिब्बत और इसकी सीमा के मुद्दों, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा और तिब्बत से भारत में 14वें दलाई लामा के पलायन पर केंद्रित है। अवतार सिंह भसीन लगभग 30 वर्षों तक विदेश मंत्रालय में भी रहे हैं। चर्चा में रही कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, कृषि कर्ण, ठीक है, तो क दोनों में कॉमन है, मतलब ये केरल से संबंधित है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, तो ये जो परियोजना है ये क्या है? तो यहाँ पर एक मिनी पॉली हाउस बनाया जाएगा जिसमें जो बेमौसमी सब्जियां हैं वो पैदा की जाएंगी। और यह नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर यानी कि SAHS, क्या कहते हैं इसे कहते हैं नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर
और सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन, साथ ही साथ कोर 3 इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। फिलहाल इतना याद रखना कि कृषिकर्ण परियोजना जो है ये केरल से संबंधित है, विकल्प सी। और इसके अंतर्गत एक मिनी पाले हाउस के अंदर बेमौसमी सब्जियों की ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसान बेमौसमी सब्जियां कैसे उगाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। 3 अगस्त 2021 को उच्चतम न्यायालय ने माना कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A से अधिक है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 72, 161, 123 और 213। सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 161, विकल्प 20 का बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स 3 अगस्त 2021 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमादान भी दे सकते हैं। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल 14 वर्ष की जेल होने से पूर्व भी कैदियों को क्षमादान दे सकते हैं। इस प्रकार क्षमादान करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि जो CRPC कहते हैं, CRPC की जो धारा है 433A के तहत किए गए प्रावधान को अतिव्यापक बनाती है, जिसमें कहा गया है कि कैदी को 14 वर्ष की जेल के बाद ही माफ़ किया जा सकता है। तो राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है यह अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को किसी भी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ़ करने, राहत या छूट देने, निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति राज्यपाल को देता है। राज्यपाल की क्षमादान करने की यह शक्ति कोर्ट मार्शल के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है। सीमा सड़क संगठन द्वारा कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन बी। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने कुल मिला के 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रा, नाम याद रखना इसका नाम है उमलिंग ला दर्रा, तो क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क पर ब्लैक टॉपिंग और निर्माण कार्य को पूरा किया है। BRO ने यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बोलीविया में ज्वालामुखी उरुंटुक से, पूरा नाम क्या है? उटुरुंग नाम है, जो ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? उटुरुंग। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बोलीविया में स्थित है। तो वहाँ पर एक सड़क बनाई थी किसने? BRO ने, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 18,953 फीट। अब यहाँ पर जो सड़क बनाई गई है उमलिंग ला में, तो उमलिंग ला दर्रे में ये जो सड़क बनाई गई है ये कुल मिला के 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। तो दुनिया की ये सबसे ऊंची सड़क है जिसे बनाने का श्रेय BRO को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा जी हाँ, उत्तराखंड। और इसको जो है 4 अगस्त को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। और इस ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? यह विध्वंसक पोत है, पनडुब्बी है या विमान वाहक पोत है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि INS विक्रांत क्या है? यह एक विमान वाहक पोत है। 4 अगस्त 2021 को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने भारत के भीतर सैन्य उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करते हुए अपनी पहली समुद्री यात्रा को पूरा किया है। और याद रखना कि 2022 तक यह पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा। और अगर बात करें तो ये जो INS विक्रांत है ये कुल मिला के 44,000 टन का एक कैरियर है, जिसमें 23,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है इसे? तो इसे जो है केरल का जो कोच्चि में एक कोचीन शिपयार्ड है वहाँ पर इसे बनाया जा रहा है। केरल कोचीन शिपयार्ड में इसे बनाया जा रहा है। हाल ही में किसे भारतीय प्राणी विज्ञान और सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धृति बनर्जी। तो बात यहाँ पर हो रही है ZSI के बारे में। तो ZSI की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ZSI की स्थापना हुई थी 1916 में। मुख्यालय इसका मिलेगा आपको कहाँ पर? कोलकाता में, तत्कालीन कलकत्ता में। और 2012 में धृति बनर्जी हैं ये ZSI के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की सह समन्वयक नियुक्त की गई थी। और एक बात और याद रखना कि जो एक रेड डाटा बुक होता है ना, रेड डाटा बुक, और इसको क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर आधारित होता है ये रेड डाटा बुक। तो इसे कौन जारी करता है? इसे ZSI ही जारी करता है।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है? तो उत्तर जाएगा यहाँ पर लद्दाख। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, लद्दाख ने ये शुरू किया था। और आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह या जल माह शुरू किया था। और इसका जो पहला चरण था, ये देखो, इसको 2 चरणों में चलाया गया था, 1 से 14 तक, फिर 16 से लेकर 30 अगस्त तक। तो अगस्त माह में यह अभियान चलाया गया था। और अंतिम प्रश्न होगा कि हाल ही में किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक निर्मित हस्त निर्मित कागज हेतु पेटेंट पंजीकरण प्राप्त कर लिया है? तो उत्तर जाएगा इसका KVIC, यानी कि सही आंसर इसका खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से निजात पाने के लिए प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज को प्रोजेक्ट रीप्लान के तहत विकसित किया गया है और इस परियोजना को सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 20:80 के अनुपात में कपास और फाइबर रैक के साथ संसाधित और उपचारित प्लास्टिक कचरे को मिलाकर एक कैरी बैग बनाना। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। बात यहाँ पर KVIC के बारे में हो रही है, तो KVIC ने हाल ही में राजस्थान में एक प्रोजेक्ट बम्बू भी लॉन्च किया था। यह यूपी SSSC की परीक्षा में पूछा भी गया था। तो फ्रेंड्स, अब एक प्रश्न है आपके लिए, ये बताओ कि समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करता है? और ये हैं आपके ऑप्शन। वीडियो पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। और फ्रेंड्स, लगातार बने रहिए हमारे साथ। आज का जो करंट अफेयर है वो थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।